सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप से हम लोगों को एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो काफ़ी टाइम से आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि हम लोगों को एनसीईआरटी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व करने हैं, या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने भी हैं या नहीं, किसी और बुक से, किसी और रेफरेंस बुक से या किसी और सोर्स से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज हम लोग इसी चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास 10th में क्या होता है, जनरली जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो यही सोचते हैं कि एनसीईआरटी सॉल्व करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, हम लोग कोई और बुक है जैसे कि चैप्टर वाइज हो गई, रेफरेंस बुक हो गई, इनसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज उन लोगों को ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी तो सभी लोग सॉल्व कर ही रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी एक मिस्टेक कर देते हैं। वो लोग क्या करेंगे कि हमेशा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की ओर भागेंगे, मतलब जो कोई और बुक है उससे वो लोग हमेशा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाते रहेंगे, और उन लोगों को जो चैप्टर वो लोग पढ़ रहे हैं उसका मेन थीम, जो उसका मेन पोर्शन है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ उन्हें पता ही नहीं रहती। तो इससे क्या होता है, जब बोर्ड एग्जाम में वो लोग क्वेश्चन देखते हैं तो उन लोगों को समझ नहीं आता कि किस टाइप से हम लोग को आंसर करने हैं, बिकॉज वो लोग क्या करते हैं कि अलग अलग बुक यूज़ करते हैं। लाइक उन लोगों ने चैप्टर वाइज उठाई, उससे कुछ टॉपिक्स उन लोगों ने कर लिए, पूरी बुक वो लोग सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि अलग अलग बुक आप लोग सारी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और फिर वो लोग कोई और रेफरेंस बुक उठाते हैं, तो क्या होता है कि कुछ दो तीन टॉपिक्स यहाँ से, कोई दो तीन टॉपिक्स कहीं और से वो लोग कर लेते हैं, लेकिन वो पूरे चैप्टर के टॉपिक्स नहीं कवर कर पाते। बिकॉज अगर हम लोग फॉर एग्जांपल देखेंगे कि किसी भी चैप्टर में फॉर एग्जांपल 20 से 25 टॉपिक्स हैं, और वो लोग अलग अलग सोर्स से क्या कर लेते हैं, मैक्स टू मैक्स 8 to 10 टॉपिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब वो लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने बैठते हैं तो वो चीज़ उन लोगों से नहीं होती। और वहीं अगर हम लोग दूसरी साइड उन स्टूडेंट्स की बात करें जो कि थ्रू आउट द ईयर सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं, वो भी कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग एनसीईआरटी को मिनिमम 2 टाइम्स रीड करते हैं किसी भी चैप्टर को, उसमें दिए गए इंटेक्स क्वेश्चंस हैं उन्हें अच्छी तरह सॉल्व करते हैं, और उसके बाद जो बैक का एक्सरसाइज है उन्हें भी वो लोग अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, हमेशा देखा गया है जो पहले वाले टाइप के बच्चे थे उनसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, थ्रू आउट द ईयर वो लोग एक ही सोर्स पे स्टिक रहे, जिससे उन्हें पता रहेगा कि इसमें इतने ही टॉपिक्स हैं। इससे उन लोगों को ये चीज़ भी पता चलेगी कि इसमें से कौन सा पोर्शन ऐसा है जिससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आए हैं, और कौन सा ऐसा है जिससे बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं या फिर ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं। तो उससे हम लोग को एक चीज़ ज़रूर पता चली कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग को मेन प्रायोरिटी उन्हीं क्वेश्चंस को देनी है। तो अब हम लोग यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व कैसे करने हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, आप लोगों को जो चैप्टर के बीच के इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं उन्हें अच्छी तरह सॉल्व करना है। उन्हें आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, पहले आप लोगों ने क्वेश्चन रीड किया, आप लोग डायरेक्टली उसका आंसर मत देखिए, आप लोग सबसे पहले खुद से सोचने की ट्राई कीजिए कि आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता तो क्या लिखते हैं इसमें आप लोग, और उसके बाद आप लोग चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जो कोई भी क्वेश्चन देखा, उन लोगों को समझ नहीं आया ढंग से, वो लोग उसकी जो गाइड है या फिर गूगल पे आंसर्स मिल जाते हैं, उन्हें देखने लगते हैं, उन्हें डायरेक्टली रट लेते हैं। इससे क्या होता है, आप लोगों को आंसर फ्रेमिंग की जो हैबिट है वो बिल्ड नहीं होगी, और आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो वो चीज़ आप लोग नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप लोग आंसर फ्रेमिंग की भी हैबिट इसके साथ साथ डालें। तो अब हम लोग को ये चीज़ें पता चल गई, तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बता देता हूँ कि किस टाइप से हम लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देखना है, उसके बाद किस टाइप से उन्हें आंसर्स करना है। तो यहाँ पर मेरे पास आप लोगों का जो क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 है उसका एक क्वेश्चन है, तो इसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि किस टाइप से आप लोगों को आंसर्स को फ्रेम करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम लोग बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करते हैं। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले। मैग्नीशियम रिबन reacts with oxygen present in air to form a protective and inert layer of magnesium oxide on its surface. This layer is unreactive and prevents the ribbon from burning. Hence, it needs to be cleaned with sandpaper before burning in air. तो ये आप लोगों का एक गाइड में आंसर दिया गया है इस टाइप का। तो आप लोगों को क्या करना है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी आंसर को रट लेते हैं, क्योंकि वो लोग यही सोचते हैं कि आपने तो ये बताया कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो ये डायरेक्टली आ जाएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज़ ट्रू है, बट कभी कभार उस जैसे क्वेश्चन है उसको घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। जैसे इसमें क्या है, आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन है वो किस टाइप की लेयर बिल्ड करती है अपने आप में, तो उसका आंसर क्या होगा, अनरिएक्टिव है, जिससे कि वो प्रिवेंट करती है बर्निंग को। तो ये आप लोगों को पूछा जा सकता है, या फिर आप लोगों को ऐसे ही पूछा जा सकता है
कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो एक प्रोटेक्टिव और इनर्ट लेयर कैसे प्रोड्यूस कर लेती है अपने आप में। तो क्या होता है, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी वजह से उसके कांटेक्ट में आके वो इस टाइप की लेयर अपने आप में बना लेती है। तो इसका आंसर ये हो गया। तो आप लोगों को इस टाइप से क्वेश्चंस को देखना है और अपने आप में सोचना है कि इसका और इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं और उसके आंसर्स क्या होंगे। आप लोग चाहते तो डायरेक्टली इस आंसर को लर्न कर सकते थे, लेकिन अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता तो आप लोग आंसर नहीं कर पाते। तो इस टाइप से हम लोग को एक एक क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद उसको आंसर करना है। तो इस टाइप से अगर आप लोग क्वेश्चंस को देखने लगेंगे और अपने आप से ही अलग अलग क्वेश्चन बनाने की आप लोगों को हैबिट लग जाएगी, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। और बोर्ड एग्जाम्स के टाइम में भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा ईजिली अपना रिविजन भी कर पाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस टाइप से आप लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देखना है, उसके बाद उनके आंसर्स फ्रेम करना है। और आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखें कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोगों की एनसीईआरटी ही होनी चाहिए। उसके बाद जब आप लोगों का एक चीज़ कंप्लीट हो जाए तो आप लोग कोई भी बुक ले सकते हैं, जैसे कि रेफरेंस बुक के एक्स्ट्रा क्वेश्चन या चैप्टर वाइज। उसमें आप लोगों को ऐसा नहीं है कि नहीं लगाना है, एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोग उन क्वेश्चंस को भी लगा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोगों को इसी टाइप का कोई और वीडियो चाहिए तो वो चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप लोगों को अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज़ भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे करते हैं एंड। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।